नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का चैन लूटने के बाद खतौली में सीएम योगी गरजे और उन्होंने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार को जमकर घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कवाल का बवाल भी एसपी सरकार की देन थी। उस समय तालिबानी शासन था, जिसके कारण कई हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। उन्होंने जनता को चेताया कि बिच्छू कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलता। योगी ने कहा कि एसपी फिर साजिश रच रही है। सीएम योगी के बयान पर विपक्षी खेमा भी खूब हमलावर हुआ। राजनीति का बिच्छू आखिर कौन है, अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले न्यूज स्टेट के सवाल। कवाल कांड का दंश एसपी के लिए क्या कलंक बन चुका है? खतौली में क्या खेला होगा? बिच्छू पर सियासी झमेला जो दिख रहा है। यूपी की राजनीति का आखिर बिच्छू कौन है? और खतौली सीट बचाने में क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी? खतौली में प्रचार के लिए आखिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव क्यों नहीं दिख रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। बुधवार को खतौली में बीजेपी प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने सीएम योगी पहुंचे तो उनके निशाने पर एसपी के साथ साथ आरएलडी भी थी। योगी ने पिछली सरकार को तालिबानी बता डाला और कैराना और कवाल का प्लान बनाने का आरोप मढ़ दिया। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। योगी ने याद दिलाया कि उस शासन में अपराधियों का बोलबाला था। तमाम हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब कवाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। महीनों कर्फ्यू था। लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? सीएम ने एसपी की तुलना बिच्छू से करते हुए कहानी भी सुना डाली। बिच्छू पानी में बह रहा था। एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठाता वो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। योगी ने कहा कि एसपी और आरएलडी गुंडा टैक्स प्लान कर रही है। आपको संभल कर रहना है। सीएम ने जनता को भरोसा दिया कि बाकी आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, जो बचा होगा हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। उत्तर प्रदेश में हो रही 3 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए। एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बिच्छू करार दिया है। वीडियो समित सिंह के साथ नकुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री खतौली पहुंचे थे, जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अमीर जमई ने सीएम योगी के बयान के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि समाजवादियों को बिच्छू कहना संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को शोभा नहीं देता। भारत के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के पद पर जो इंसान बैठा हो वो शोभा नहीं देती है। कि आप समाजवादी लोगों को बिच्छू कह रहे हो। जो दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, शोषित वंचित लोगों के मुहाफिज हैं, जिनकी पार्टी है, क्या ये दलित और पिछड़े जो लोग हैं ये बिच्छू हैं उनकी निगाह में? समाजवादी पार्टी का मतलब है दलित, पिछड़ा, कमजोर, शोषित वर्ग। फिर इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, महासचिव आरएलडी के, दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता पीएसपीएल के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी आपसे ही है कि आखिर राजनीति का बिच्छू कौन दिख रहा है आपको, जिसका नाम आप लोगों ने नहीं लिया? देखिए आयुष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस कवाल कांड की चर्चा की है, ये तो सर्वविदित है कि मुजफ्फरनगर कवाल में अखिलेश सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की थी। सचिन और गौरव
अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मारे गए, हत्यारों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अखिलेश सरकार ने उन्हें छुड़वा दिया, जिसके बाद दंगे हुए। दंगों में भी जाति और धर्म के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। ये तो पराकाष्ठा थी तुष्टीकरण। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो स्वभाव होता है वो स्वभाव छूटता नहीं है आसानी से, क्योंकि स्वभाव तो अपने प्रयास से छूटता है। और जिनका जो स्वभाव है, यानी जिनका तुष्टीकरण का स्वभाव है, जिनका अपराधियों को बढ़ावा देने का स्वभाव है, जिनका घोटाला करने का स्वभाव है, जिनका नौकरियां लूटने का स्वभाव है, वो स्वभाव बदलेगा नहीं, चाहे उनको जितना आप उससे बचाने का प्रयास करें। मनीष जी, सवाल ये है कि जिस मामले को लेकर मनीष जी जिस मामले को लेकर विक्रम सैनी जी की सदस्यता गई, उस मामले पर समाजवादी पार्टी को आप घेर रहे हैं। रामपुर से फोन गया था, लखनऊ से आदेश आया, पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया, आरोपी छूट गए। मामला जरूर है, लेकिन उस मामले में वो लोग दोषी अब तक साबित नहीं हो जिनका नाम लेकर आप लोग आरोप लगाते रहे। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईटी जांच की थी उसमें जो 10 नाम थे, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के नेता एक साथ होकर वहां धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर जनता को इस दंगे में एफआईआर करा रहे थे और दंगे को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ओपन ट्रूथ है। और विक्रम सैनी की जो सदस्यता गई है उसमें माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें निश्चित रूप से उस आदेश का पालन हुआ है। लेकिन जब ये दंगे चल रहे थे उस दौरान भी हमने कहा था, चुनाव के दौरान भी हमने कहा था कि जो पीड़ित थे, जो निर्दोष थे, जिनके साथ उस समय की सरकार ने अत्याचार किया था, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। और हम खड़े थे, हमने तो पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, कवाल का जो कलंक है वो धोते धुल नहीं रहा है। 13 से लेकर 22 तक 9 साल हो गए, अगले साल 10 साल हो जाएगा, लेकिन 60 लोगों की मौत हो या 50,000 लोगों का पलायन हो, वो कलंक बार बार हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दा बन जाता है, कटघरे में खड़ा कर देता है। मनीष जी के टाइम ने आप खुद ही सवाल पूछ रहे थे कि विक्रम सैनी जी की जो सदस्यता खत्म हुई है वो कवाल कांड पर ही खत्म हुई है। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि उस कांड में अगर सस्पेंड हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का सबसे ज्यादा रोल है किसी और का है? बाकी जो लोग हैं तो किसी पार्टी कार्यकर्ता है या बाकी लोग हैं वहां के लोकल लोग हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को साफ पाक बता रही है तो उनके सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात, हंसी इस बात की आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उसी खतौली में जाकर बोलते हैं और उनके चुनाव में जाकर बोलते हैं जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इतना साफ सुथरा होता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लास्ट पर बैठकर भी राजनीति करने के लिए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी और मनीष शुक्ला जी सुनिए ना, मैंने मनीष जी से सवाल पूछा नहीं, मैंने मनीष जी से सवाल नहीं पूछा। उनको देखिए अनइंटरप्टेड उनको आपने बोलने दिया था। अब सुनिए मेरी बात, धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए। मनीष जी बोल रहे थे मैंने विक्रम सैनी वाला सवाल पूछा जिसको आपने खुद ही जिक्र किया कि आपने सवाल पूछ लिया है। मैंने उनको भी रोका था, आपको भी रोकूंगा, मेरा बराबर कहा था दोनों लोगों को रोकने का। मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी के विधायक अगर भाषण को लेकर दोषी साबित हो गए तो तत्कालीन सरकार सवालों से मुक्त हो गई, आरोपों से मुक्त हो गई, चाहे वो पुलिस वालों का निलंबन रहा हो, चाहे आरोपियों को छोड़ने की बात रही हो? क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 50,000 लोगों का पलायन, अब सोचिए उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा पलायन रहा होगा। कोविड के तहत दंगों की वजह से 50,000 लोग जाकर कैंप में रह रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी पर उसको लेकर सवाल न उठे? और दूसरा मुद्दा जिस बात का जिक्र आप करें कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भाई खड़े हैं, गौरव और सचिन के जो कातिल थे उस तरह का कांड न हो, इसके लिए हम खड़े रहेंगे। विक्रम सैनी जी के साथ खड़े हैं ना, विक्रम सैनी जी जो उसके गुनहगार हैं उनके साथ खड़े हो के वो कैसे गौरव के साथ खड़े हैं? आप मुझे बताइए। दोनों विरोधाभास बातें कैसे पॉसिबल है? दोनों विरोधाभास चीजें संभव नहीं है। अब योगी जी को लगता है कि संभव है। योगी जी को इसलिए लगता है क्योंकि योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का व्यापार करती है, भावनाओं का सौदा करती है और जहर घोलती है समाज में, नफरत घोलने का काम करती है, नफरत पीती है, जहर उगलती है। तो ये इनकी परंपरा है, ये बताएंगे। इनको मतलब बिल्कुल कहते नहीं कि उस पराकाष्ठा तक चले जाएंगे।
जिस आदमी की सदस्यता खत्म हुई है उसी की विधानसभा में जाके बोल रहे हैं कि दूसरा कोई दोषी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, किसी एक समाजवादी पार्टी नेता का नाम बता दीजिए आप। उस दंगे में किसी एक समाजवादी पार्टी नेता का नाम बता दीजिए। रही बात दंगे की, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही दंगा करवाते थे, इसलिए उनके ही नेता, उनके ही एमएलए इसमें फंसे हुए हैं, उनकी सदस्यता गई है। बहुत मनीष जी से बहुत सा छोटा सा रिएक्शन की समाजवादी पार्टी के नेता कौन से आरोपी हैं इसमें, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल आपसे धर्मेंद्र जी, कि एक तरफ आप विक्रम सैनी की सदस्यता जाने को लेकर बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं, दूसरी तरफ जब रामपुर में आजम खान की सदस्यता जाती है तो आप उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डबल स्टैंडर्ड इसलिए है कि आजम जी की सदस्यता खत्म होने के तुरंत बाद उनके वोटर लिस्ट से नाम कट गया, विक्रम सैनी जी के वोटर लिस्ट से नाम तो खत्म। मनीष जी बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं? है चुनाव आयोग का डबल स्टैंडर्ड है, भारत सरकार का डबल स्टैंडर्ड है कि डबल इंजन का डबल स्टैंडर्ड है? ये तो क्लियर करना पड़ेगा। शांत कर दीजिए, जवाब दे दें। देखिए आयुष जी, कवाल कांड और सचिन गौरव के हत्यारों को छुड़ाया किसने? वहां के प्रभारी मंत्री आजम खान ने। ये समाजवादी पार्टी के ही मंत्री थे कि किसी दूसरे इससे बड़ा और क्या मुकदमा दर्ज, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? उन पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ और उनका दोष साबित हुआ। देखिए ठीक है, धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं बारी बारी से। मैंने पहले ही कहा कि सचिन गौरव के हत्यारों के खिलाफ उन दंगों में जो उनके ऊपर निर्दोष थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जिन्होंने अत्याचार किया उसके खिलाफ उस समय हम थे, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतताइयों की तरह वहां के निर्दोष लोगों को फंसाया। सचिन गौरव के हत्यारों के साथ खड़ी रही। 64 का मौलवी कौन खड़ा था? मनीष जी सवाल वही है, कौन खड़ा था? 5 सेकंड एक नाम नहीं इनके आयुष जी, जानसठ का एक मौलवी जिसके ऊपर एफआईआर था, जिसके ऊपर एफआईआर था, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं लौटूंगा। मुझे मेरी बात कंप्लीट कर, जल्दी कंप्लीट करिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करिए। 64 के मौलवी को अखिलेश यादव ने बुलाया लखनऊ और 5 कालीदास मार्ग पे उसको बिरयानी खिलवाई। यानी जो दोषी था, जिसको कल तक पुलिस खोज रही थी, उसको स्टेज प्लेन से बुलाकर, इससे बड़ा संरक्षण क्या होगा? और समाजवादी पार्टी पता है तो आजम खान से बड़ा नाम और क्या हो सकता है, जिसने हथियारों को छुड़वा दिया। और आप हेड स्पीच की बात करते हो, साबित हुआ आजम खान हेड स्पीच के नाम पर आजम खान की मुकदमा हुआ उनपे न्यायालय ने मुकदमे को लेकर बहुत जल्दी से। मनीष जी बहुत संक्षेप में, फिर मैं जाऊंगा, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कुछ कहा, विक्रम सैनी जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, उनको क्यों नहीं आप बोल रहे? सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सैनी को लेकर थोड़ी कहा, सिर्फ विक्रम सैनी स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता रद्द हुई है। विक्रम सैनी कोर्ट गए, उसका निर्णय। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा मैं। नहीं ठीक है। इंद्रजीत सिंह टीटू जी आरएलडी का प्रत्याशी है। जयंत चौधरी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव इतना गैप क्यों मेंटेन किए हुए, खतौली से इतनी दूरी क्यों है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस कवाल कांड का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, वो कवाल कांड ऐसा एक मुद्दा बना उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसकी वजह से आरएलडी का वोट बैंक जो था, एक गाढ़ा वोट बैंक या यूं कहा जाए कि गढ़ था, वो वोट बैंक बिखर गया। मुस्लिम और जाट अलग अलग हुए और जो आरएलडी के वोट परसेंटेज में गिरावट हमने देखी, वो लगातार बनी रही। देखिए आयुष जी, आपने सबको पूरा समय दिया, मुझे उम्मीद है मुझे भी आप समय में। बेशक प्लीज बोले। देखिए बात यह है कि हम अगर किसी भी एक टेबल पे किसी दूसरे पिछले मसलों को हल करने के लिए बैठेंगे और हम जब पिछले मसलों पे बात करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हादसा हुआ था कमाल खान का, वो दुखद था, उसको हम पे दुख है उस बात पे, लेकिन हम बार बार हमेशा उसी बात की चर्चा करेंगे और आगे भाईचारा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रुके रहेंगे। मेरा कहना ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो भाईचारा आपके वोट बैंक के लिए बड़ा मुफीद था, वो भाईचारा बिखर गया, आपका वोट बैंक बिखर गया। कोई बात नहीं, दो भाई भी आपस में लड़ते हैं, फिर बैठ के मुलाकात भी होती है, मांस से कभी नखून अलग नहीं होता। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूदा में 6 साल के मुख्यमंत्री हैं और वो किसी एक समुदाय के, एक पार्टी के नहीं, सबके मुख्यमंत्री हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 6 साल की उपलब्धियां गिनाकर खतौली में वोट मांगने जाते। वो किसानी बेल्ट है, 36 बिरादरी वहां किसानी करती हैं, सबसे बड़ी मिल शुगर की यूपी की
खतौली शुगर मिल है जिसकी दूसरी प्राइस चालू हो चुकी है। क्या जो इनके मेमोरेंडम में, इनके घोषणा पत्र में था कि हमने 15 दिन में किसानों की पेमेंट करेंगे, क्या पेमेंट 14 दिन का, 14 दिन क्या आप 14 दिन, कोई बात, 14 दिन 15 दिन कोई बात नहीं। दूसरी बात, आपने 700 किसान मरे, क्या किसी किसान के परिवार को मुआवजा को नौकरी दी? नहीं दी। एक बात, क्या आपने एमएसपी पे किसानों को वायदा करके उठाया था? क्या आपने एमएसपी पे बिल लिया है? नहीं लाए। क्या आपने किसानों की आय दुगनी करने का वायदा करा था? क्या दुगनी आय हो गई? आप उल्टा प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। आप ट्रक, आप कार को 10 साल पुरानी को बंद कर दो। लेकिन टीटू साहब जो खेत से बाहर नहीं आता, आपने किसानों के ट्रैक्टर चलने बंद कर दिए। टीटू साहब सुनिए ना, टीटू साहब, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप खतौली में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव में भी वही मुद्दे रहेंगे तो नतीजा अलग कैसे आएगा? क्या अलग मुद्दे आप लोगों के लिए हैं? रणनीति अलग क्या है? बाहरी प्रत्याशी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, बताइए सर। मैं बताता हूं, देखिए, बाकी प्रत्याशी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा है कि मेरे ऊपर केवल 2 आचार संहिता के मुकदमे हैं। जब आदमी राजनीतिक सामाजिक सेवा करता है तो ये सब चीजें एक उस राजनीतिक सामाजिक जीवन का पार्ट है। उनके ऊपर कोई गंभीर मसला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। और जब आदमी घोषणा, जब अपना पर्चा दाखिल करता है तो उसमें से डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरी कितनी संपत्ति है और मेरे पे कितने मुकदमे हैं। उसका जवाब अगर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता तो उनका पर्चा कैंसिल हो गया होता। वो चुनाव के बीच में है। हाँ। मेरा कहना ये है कि आप जनता के बीच में, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कल को आपके में चाहते हो कि गन्ने की कीमत बढ़े, गन्ने की कीमत, किसान को अपनी फसल की कीमत टाइम से मिले, उसको बढ़े हुए मूल्यों से मिले, तो केवल मनीष जी, लोग धर्म की लड़ाई लड़ सकती है। मैं पीएसपीएल प्रवक्ता के पास जाऊं उसके पहले, लेकिन इंद्रजीत जी के सवालों का जवाब आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए सबसे आसान मुद्दा है और सबसे फायदेमंद वाला मुद्दा है। इसी वजह से कार्ड खेल दिया आप लोगों ने खतौली में आके। ऐसा नहीं आयुष जी, हाँ, क्योंकि आपकी डिबेट का पॉइंट ये था, इसलिए उस पर डिबेट हो रही है। गन्ने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, टीटू जी जो पूछ रहे हैं। मैं मेरी बात, हाँ प्लीज बात आ जाने दीजिए। क्योंकि योगी जी का पूरा भाषण आप सुनेंगे, अगर पूरा भाषण सुनेंगे, उन्होंने सारी चीजें बताई है कि गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ है, कितना बढ़ के, इस तरह बीच में आप हथियारों के साथ खड़े थे उस समय सचिन गौरव के हथियारों के साथ पूरी आरएलडी खड़ी थी, भागी हुई थी, कहीं नहीं बोल रही थी कि नहीं उठेगा मुद्दा। आप सोचते हैं कि उसको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन पूरे भाषण की पे डिफेंस हो तो निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं पर, किसानों के लिए पार्टी ने क्या किया है उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बताया है। लेकिन क्योंकि डिबेट स्टेट की इस इशू पर थी, इसलिए उस इशू को एड्रेस किया जा रहा है, उस इशू पे डिबेट हो रही है। और आरएलडी के प्रवक्ता बता दें 2012 से 17 के बीच कितना गन्ना का भुगतान हुआ है। नहीं तो पेमेंट अभी भी बाकी है, बताइए। नहीं है बाकी, बताया पेमेंट बाकी नहीं है, आपने घोषणा पत्र में नहीं कहा। ठीक है, मैं लौटूंगा। दीपक जी इंतजार कर रहे हैं भाई, दीपक जी को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उनको सुन लेते हैं। दीपक जी आखिरी में आया, चूंकि आप तीनों लोग एक ही गठबंधन के साथ ही, इस वजह से बार बार मुझे मनीष जी से आपके सवालों का जवाब लेना पड़ रहा है। दीपक जी, समाजवादी पार्टी सिर्फ सीमित हो गई है मैनपुरी तक। खतौली में समाजवादी पार्टी या फिर यादव कुनबे का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या कारण है खतौली से मुंह फेर लेने का? क्या आरएलडी को जिम्मा दिया गया, इस वजह से दूरी है? और अगर ऐसा है तो बाकी जो आप लोगों का कार्डर है, आप लोगों का वोट बैंक है, वो आरएलडी के साथ कैसे जुड़ेगा? क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये रही है हर चुनाव में। टीटू जी मैं लौटूंगा, एक बार सुन लीजिए, आप ही के साथ। देखिए, ये जो चुनाव है यह समाजवादी एकता की एक आधारिका तैयार कर रही है। सभी लोग जो लोहिया जयप्रकाश में आस्था रखते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को माने हैं, वो सब एक मन एक मंच से हैं। ठीक है, कुछ बड़े नेताओं के कार्यक्रम अभी तक खतौली नहीं पहुंचे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव अभी समाप्त हो चुका है। अभी 3-4 दिन और है। जो मेरी जानकारी है कि बड़े नेता वहां जाएंगे, जनसंवाद करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिच्छू वाली बात आई। आप ये बताइए, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। नरोवा कुंजरोवा पद्धति में कहा गया सच झूठ से ज्यादा पापी और पतित होता है। युधिष्ठिर जिन्हें हम धर्मराज कहकर पूजे हैं, उन्हें भी नरक की सजा इसीलिए मिली कि उन्होंने नरोवा कुंजरोवा पद्धति में
सच बोला था, जो झूठ से ज्यादा भयावह और विभत्स था। आप बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं जानबूझ के हमारा मुख्यमंत्री कह रहा हूं, वो भारतीय गणराज्य के एक प्रांत के मुखिया हैं तो सबके हुए, मैं भी नागरिक हूं, माननीय नागरिक हूं, तो खैर उन्होंने एक कथानक सुनाई। आप देखिए कथानक का जो महत्वपूर्ण पक्ष था, उन्होंने बिच्छू तक तो आए, बिच्छू के बाद जो साधु की साधुता का उदाहरण था वो उन्होंने गायब कर दिया, जिसमें ये कहते हैं साधु कि यह उसका काम है बार बार डंक मारना, ये मेरा काम है बार बार बचाना। लेकिन इनकी भाषा साधुता वाली तो थी नहीं। आवरण भले संत का है, लेकिन जो भाव भंगिमा है, जो वक्तव्य है, वो संतत्व से कहीं भी लिपटी हुई नहीं थी। जैसे कुचल दूंगा, पीट दूंगा, जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में बोलूंगा। क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा गुंडों जैसी हो सकती है क्या? लेकिन दीपक जी, इन्हीं मुख्यमंत्री को बीजेपी के इन्हीं नेता हैं जिसने भारत रत्न, दीपक जी, इन्हीं मुख्यमंत्री साहब को जनता ने चुना है। उस मुख्यमंत्री इन मुद्दों को लेकर फिर से कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? वही मैंने टीटू जी से पूछा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चुनने का नहीं है, नहीं, जनता ने तो नहीं, बात उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं मैंडेट पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, यह भाषा क्या सिद्धांत के संवैधानिक पहलुओं पर यह भाषा क्या खरी है? मुझे आप ये बताइए। चलिए, भाषाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आजम खान का चाहे बयान हो, चाहे मुख्यमंत्री की भाषा, उसको लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है। आजम खान की बातों को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खतौली, जहां बीजेपी ने 2022 में विधानसभा चुनाव जीता, विक्रम सैनी की सदस्यता उस मुद्दे को लेकर, उस केस को लेकर जाती है जहां 2013 में, याद करिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। मुख्यमंत्री गए, दंगों की बातों का जिक्र किया, कवाल कांड का जिक्र किया और ये भी कहा कि सबक लीजिए, वरना फिर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए जरूरी है कानून व्यवस्था। अब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को कितनी बढ़त मिलेगी, या आरएलडी बीजेपी को यहां पर करने में कामयाब हो पाएगी, बड़ा सवाल ये भी है। साथ ही ये उम्मीद है कि क्या समाजवादी पार्टी, जो अब तक मैनपुरी तक सीमित है, वो खतौली में भी उसके बड़े नेता अखिलेश यादव, शिवपाल यादव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, समीकरण वहां बदल पाएंगे? तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं के बीच चुनाव प्रचार में लगातार जोर आजमाइश का दौर जारी। एक छोटे से ब्रेक लिया पर